मीटिंग में होने के कारण अंश का फ़ोन बंद था। एक्सेल भी उसके साथ था, इसलिए उसका फ़ोन भी बंद ही था। मीटिंग ख़त्म हुई और अंश एक्सेल के साथ अपने कैबिन में गया। फ़ोन ऑन करने पर उसे वंश के बहुत सारे मिस कॉल दिखे। वो कॉल बैक करने ही वाला था, उतने में एक्सेल का फ़ोन बजा। अंश ने कॉल किया पर वंश उठाने का नाम नहीं ले रहा था। अंश लगातार कॉल करे जा रहा था और कुछ वक्त बाद फ़ोन ऑफ आने लगा। ये देख अंश फ्रस्ट्रेट हो गया। ये लड़का बिना कॉल करना शुरू करे तो रुकता नहीं और जब सामने वाला कॉल करे तो उठाता नहीं है। एक्सेल ने हड़बड़ी में फ़ोन रखा और कहा, कृतिका के घर पर अटैक हुआ है। कुछ अनहोनी का डर दोनों को ही हो रहा था। उतने में डेविड बिना नॉक किए ही भागते हुए अंदर आया। एनजीओ पर सुबह अटैक हुआ है। वहाँ के कैमरे बंद दिखे तो कुछ गार्ड्स को वहाँ भेजकर चेक करने कहा। तब पता चला सभी लड़कियों के साथ वहाँ रह रहे बाकी लड़कियाँ भी गायब हैं और बहुत से लोग घायल हैं। खबर मिली है शेरा ने उन्हें दुबई ट्रांसपोर्ट कर दिया है। हम चाहे भी तो उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। अंश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आज पहली बार उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और एक्सेल से कहा, एक्सेल, कृतिका को ढूंढो। अंश का ऑर्डर मिलते ही एक्सेल भागता हुआ गया। अंश ने कैबिन से निकलते हुए अपने फ़ोन से एक नंबर ढूंढा जो जैक नाम से सेव था। 2 रिंग में ही सामने से कॉल आंसर हुआ। आई नीड योर हेल्प, अंश ने कहा। काम बताओ। अंश ने कहा, एक शिप को किडनैप कर इंडिया लाना है। जैक ने कहा, काम हो जाएगा, सी यू एट मुंबई, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। डेविड तब किसी से बात ही कर रहा था। फ़ोन रख उसने डरते हुए अंश से कहा, वंश सर सिटी हॉस्पिटल में है, उनके आधे गार्ड मर गए। इतना सुनते ही जिसे पूरी दुनिया डेविल कहती थी उसके कदम लड़खड़ा गए। डेविड ने उसे संभालते हुए गाड़ी में बिठाया और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ निकाली। रास्ते में ही उसने वंश का मैसेज पढ़ा तो गुस्से में अपने बाल खींच लिए। अगर वो वक्त पर कॉल आंसर करता तो उसकी दोनों जान मुसीबत में ना पड़ते। वो आज एक ही दुआ कर रहा था, भगवान चाहे तो उसकी जान ले ले पर वंश और सोनू को सही सलामत रखे। अंश के कॉल के बाद ही जैक ने लंबा सा कोट पहना और अपने असिस्टेंट को चॉपर रेडी करने को कहा। अपने गार्ड्स के साथ वो निकल पड़ा था। जो दुबई तक के आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंचा था, उसे 3 चॉपर घेरते हुए उड़ रहे थे। वहां पहरा दे रहे लोग अपनी मशीन गन लेकर तैयार हो गए और फायर कर पाते उससे पहले ही जैक के ट्रेंड स्नाइपर उन्हें एक ही शॉट में मौत की नींद सुला देते हैं। शेरा को लगा था एक बार जहाज़ यहाँ से निकले तो माफिया किंग्स कभी उस तक पहुँच नहीं पाएंगे। इस वजह से शिप पर काफ़ी कम लोग मौजूद थे और इसी का फ़ायदा जैक को हुआ क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आया था। शिप को कंट्रोल कर उसने वापस मुंबई की तरफ घुमाया और घंटे भर में वो वापस पहुँच गए। अंश के गार्ड्स और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर वहीं मौजूद थे। इसकी वजह समाजवादी पार्टी थी जो अंश के एक कॉल पर लड़कियों को अपने प्रोटेक्शन में लेने के लिए तैयार हो गए। जैक के चॉपर अंश के मैंशन में लैंड हुए जहाँ और भी 10 चॉपर आराम से रख जा सकते थे। अंश के गार्ड्स जैक को अपने प्रोटेक्शन में सीधे अंश के पास हॉस्पिटल ले गए। अंश ने उसे मेंशन में रेस्ट करने को कहा था पर जैक सबसे पहले उससे मिलना चाहता था। इसकी वजह क्या थी ये सिर्फ वही जानता था। एक्सेल सबसे पहले किटी के घर पहुंचा क्योंकि वहीं शायद कोई सुराग मिले। यही सोच वो अंदर गया तो हॉल में ही एक औरत की लाश पड़ी थी। वो सहमे कदमों से अंदर गया और उस औरत को पलट कर देखा। जिसका डर था वही हुआ। ये किट्टी की मॉम थी। एक्सेल को याद आया वो किट्टी को घर छोड़ने आता तो वो ज़बरदस्ती उसे कुछ खिलाकर ही भेजती। आंखों से कुछ बूंद आंसू गिरे और मन को कठोर कर उसने कहा, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मन कह रहा था, क्यों तू उसके साथ नहीं था? क्या हुआ होगा यहाँ? कैसी होगी वो आगे बढ़ा और थोड़ी ही दूरी पर एक रूम के दरवाजे पर किट्टी के पापा की बॉडी थी। बीमारी के कारण तो वो अक्सर ही बेड पर रहते पर उन लोगों ने उन पर भी रहम नहीं किया। एक्सेल आगे बढ़ते हुए किट्टी के कमरे में पहुंचा जहां देख साफ लग रहा था यहाँ हाथापाई हुई है। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, सामान टूटा फूटा था। अपने कदम बचाते हुए वो आगे बढ़ा।
एक जगह पर थोड़ा खून गिरा हुआ था। एक्सेल वहाँ बैठा और हाथ पर उस खून पर लगाया और अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी उसकी नज़र बेड के पास फर्श पर खून से लिखे हुए कुछ शब्दों पर गई। एक्सेल बिना देरी के भागता हुआ नीचे गया और किसी को कॉल कर कहा, पता करो शेरा इस वक्त कहाँ है। अपनी गाड़ी लेकर वो सड़कों पर दौड़ता है। अंश हॉस्पिटल पहुंचकर सीधे वंश के प्राइवेट वार्ड के में चला गया, जहां उसकी गोली निकालकर उसे शिफ्ट कर दिया गया था। अंश ने देखा वंश बेहोश सा बेड पर लेटा था। मशीनों की आवाज़ें आ रही थी। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था। अंश वहां रखी चेयर पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे और बहुत सारा दर्द। सॉरी माँ, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैं हमारे वंश को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ, कहकर उसने आंखें मूंद ली तो आंखों के आंसू गालों पर आ गए। 3 घंटे बीत गए थे। एक तो सोनू का कुछ पता नहीं चल रहा था, ऊपर से वंश की ऐसी हालत। डेविल गैंग पूरे शहर की सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से सोनू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अंश ने वंश का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी से ठीक हो जा। जब तक तुम्हें होश आएगा मैं प्रिंसेस को सही सलामत यहाँ लेकर आऊँगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अंश ने मुड़कर देखा तो ये जैक था। तुम यहाँ? अंश ने पूछा। मेरे भाई मुसीबत में हो और मैं घर जाकर आराम करूं। चलो उठो, जिसने हमारे वंश की ये हालत की है उसे ढूंढ कर मारते हैं, जैक ने उसके कंधे पर टेप करते हुए कहा। तो अंश को थोड़ी हिम्मत और राहत दोनों मिली, जिसकी उसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो उठा और जैक के संग बाहर चल दिया। इस वक्त वो अपने डेविल ऑरे में वापस आ चुका था। जैक और अंश बाहर आकर गाड़ी में बैठे। एक कार ड्राइव कर रहा था और पैसेंजर सीट पर डेविड था। ना जाने क्यों जैक डेविड को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। डेविड का फ़ोन बजा, जो टीम हेड का था। फ़ोन पर बात करते वक्त डेविड काँप रहा था। शायद आज का दिन ही बुरा था, जो सबके लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया है। डेविड, व्हाट हैपेंड? अंश ने पूछा। आगे हाईवे पर शेन की गाड़ी खड़ी है, डेविड ने खुद को शांत कर धीमे से कहा। अंश और जैक ने अपनी मुट्ठियां बना ली। आगे जो कुछ भी होगा उसे देखने के लिए खुद को मजबूत बना रहे थे। कुछ ही मिनटों में वो गाड़ी के पास थे। डेविड बिना कुछ सोचे भागता हुआ गाड़ी तक गया तो गाड़ी के आगे ही साइड पीठ टिकाकर शेन आंखें बंद कर बैठा हुआ था। अंश और जैक भी वहां पहुंचे तो वो भी शॉक हो गए। डेविड ने नम आंखों से शेन को हिलाया तो वो उसकी बाहों में झूल गया। डेविड की आंखों में आंसू आ गए। अंश भी शेन के पास बैठ गया। जैक तो बस अपनी जगह जम गया था। शेन के सर से खून बह रहा था। होठों के पास खून की धार थी। 2 सीने पर और 2 पेट में गोलियां लगी थी। उसकी ब्लैक शर्ट खून से सनी थी। कुछ खून नीचे ज़मीन पर भी गिरा हुआ था। डेविड ने अपने कांपते हाथ को शेन की नाक से लगाया तो जाना उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। डेविड की रही सही हिम्मत भी टूट गई। उसने शेन को बाहों में भर लिया और रोने लगा। अंश के उसके कंधे पर हाथ रखा। नो नो, तुम नहीं जा सकते मेरे सवालों के जवाब दिए बिना। तुम नहीं जा सकते, तुम्हें उठना होगा शैन। जैक चिल्लाना चाहता था पर यह बात उसके दिल में ही दब गई। अपने पास खड़ी गाड़ी का सहारा लेकर वो खड़ा हुआ, क्योंकि उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। उसमें सांस लेने तक की हिम्मत नहीं बची थी। वो धीरे से शैन के पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। तभी उसे एहसास हुआ शैन की नब्ज चल रही है। डेविड को भी शैन की धड़कन सुनाई दे रही थी। होठों पर मुस्कान लिए जैक और डेविड ने एक साथ कहा, ही इज़ अलाइव, टेक हिम टू द हॉस्पिटल। अंश ने ऑर्डर दिया। डेविड फौरन खड़ा होकर जैसे उसे उठाने को हुआ, उसे शेन के हाथों में पकड़ा। मोबाइल दिखा। शेन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। डेविड ने मुश्किल से लेकर ऑन किया तो उसमें ट्रैकर ऑन था। डेविड को पहले ही शक हो गया था उसके हाथ में कियारा की वॉच न देखकर, जो उसने डेविड और शेन को गिफ्ट की थी। उसने अंश को फ़ोन देकर कहा, शेन का ट्रैकर शायद मैम के पास है।
ये बात जानकर अंश की जान में जान आई। आखिरकार उसे अपनी प्रिंसेस तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। आज उसे शयन पर फक्र हो रहा था, जो अपनी जान देकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार था। जो वादा उसने सोनू से राखी बनवाकर किया था, आज उसे निभा भी लिया। शयन सिर्फ वंश का गार्ड नहीं, इन 4 सालों में उसकी फैमिली का हिस्सा बन चुका था। अंश ने शयन को संभालने का कहकर गाड़ी की तरफ दौड़ा। जैक भी एक नज़र शयन को देख अंश के साथ चला गया। उसे फिलहाल वो आदमी चाहिए था जिसने शयन पर हमला कर उसे इस हालत में पहुंचाया। एक अंधेरा कमरा जहां रोशनी आने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे भयानक शांति में किसी चीज़ के हिलने की आवाज़ थी, साथ ही किसी के बोलने की कोशिश करने की, जो शायद मुंह बंद होने के कारण बोल नहीं पा रहा था। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला तो तेज़ रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कमरे में एक कुर्सी से बंधी सोनू ने आंखें मीच ली। दरवाज़ा खोलने वाला अंदर आया और कमरे की लाइट ऑन की। सोनू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने कावेरी और किशोर खड़े थे। सोनू ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे याद आया, शेन ने उसे अपनी वॉच पहनाकर गाड़ी में लॉक कर दिया था। वो खुद गन लेकर नीचे उतरा तो उन लोगों ने शेन पर हमला कर दिया। 10 आदमियों के सामने भी वो कितनी देर टिक पाता। आखिर में उनमें से एक ने शयन को गोलियां मार दी। सोनू गाड़ी के शीशे पर अपने हाथ उठाने को सब देख रही थी। शयन के हाथों में पकड़ा मोबाइल दिखा। चिल्लाने की आवाज शयन ने उसे कसकर पकड़ रखा था। डेविड ने गाड़ी से लगाकर गिर पड़ा। ऑन किया, उसमें आंखें खुली रहने तक की हिम्मत नहीं थी। डेविड को पहले ही शक हो गया था। अपना फोन निकालकर ट्रैकर ऑन कर दिया। अगर वो जिंदा ना भी बच सका तो बाकी लोग सोनू तक पहुंच जाएं। खाली कपड़े पहने लोग शयन को छोड़ सोनू की तरफ बढ़ गए। शायद दरवाजा ना खुलने पर उन्होंने कांच तोड़ने की कोशिश की, पर बुलेट प्रूफ होने के कारण उस पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक ने आखिरकार दिमाग लगाकर लॉक तोड़ दिया और सोनू को लेकर चले गए। कावेरी सोनू के सामने जाकर खड़ी हुई और उसके बाल खींचकर चेहरा ऊपर किया। क्यों रे मनहूस, तुझे लगा मेरी कैद से निकलकर तू बच जाएगी, लेकिन तू भूल गई मैं भी कावेरी शर्मा हूँ, एक नागिन। तेरा बाप मेरे जहर से ना बच सका तो तू कौन से खेत की मूली है। सोच रही हूँ तुझे भी तेरे बाप के पास भेज दूँ, पर क्या करूँ, तेरे पास सारी प्रॉपर्टी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन पर जिंदगी मौत से बदतर बना के रख दूंगी। रोज तुझे भूखे भेड़ियों के सामने डालूंगी, क्योंकि अब तो तुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दो के साथ अपना मुंह काला करके जो आई है। किशोर दिखा दे इस बच्चात को उसकी औकात। सोनू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे बस अपने डेविल और प्रिंस का इंतजार था, जो इस गंदगी से उसे बाहर निकाले। कावेरी बाहर चली गई और किशोर गंदी हंसी हंसते हुए सोनू के करीब आया। सोचा था एक दिन तो तुझे ज़रूर मस लूँगा, और आज वो मौका भी आ गया। इतने दिन मेरी प्यास बढ़ा के भागती रही मुझसे, लेकिन अब तो मेरे हाथ में आ गई ना। उसने सोनू के चेहरे पर हाथ फिराया और धीरे धीरे गर्दन से होते हुए सीने तक ले गया। उसकी गंदी सी चुहन सोनू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर मुंह बंद होने के कारण वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वहीं एक कमरे के बिस्तर पर अपनी बाहों में एक लड़की को लिए शेरा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। फ़ोन बंद कर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तड़प रहे हो डेविल, अपने भाई से दूर होकर, अपनी माशूका से दूर होकर आज तुम्हें पछतावा होगा मेरे रास्ते में आने का। आज माफिया किंग्स का हश्र दुनिया देखेगी। एक हॉस्पिटल में मरेगा और दूसरे को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। जानता हूँ तुमसे सीधे लड़ नहीं सकता, पर इसका इंतज़ाम भी हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में है। उसकी गर्दन पर बंदूक रख तुम्हें अपने कदमों में ना गिराया तो मेरा नाम भी शेरा नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें बर्बाद कर अपनी ढील भी पूरी की और अपनी जान को भी अपने पास ले आया, कहकर वो अपनी बाहों में सोई लड़की को देखता है और उसके बाल चेहरे से हटाकर पीछे कर देता है। ये लड़की कोई और नहीं, किटी थी, जिसके सर पर एक पट्टी बंधी थी। इसका मतलब उसके सर में हाथापाई के दौरान चोट आई थी। शेरा कसकर उसे बाहों में भर लेता है
और उसके गाल को सहलाने लगता है। हॉस्पिटल में डेविड शैन को बाहों में उठाए भागते हुए अंदर आता है। उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर वो डॉक्टर को बुलाता है। वंश का गार्ड है, ये जानकर सब डॉक्टर और स्टाफ हरकत में आ जाते हैं और उसे फौरन ओटी में शिफ्ट करते हैं। डेविड वहीं एक बेंच पर बैठ जाता है। फिलहाल उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल हो रही थी। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। डेविड देखता है कि कियारा नाम शो हो रहा है तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। खुद को नॉर्मल करते हुए वो कॉल आंसर करता है। हेलो कियारा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? एंड व्हाट अबाउट शैन? व्हाई डोंट ही आंसर माई कॉल? इज ही ऑल राइट? कियारा ने थोड़ी चिंता करते हुए पूछा। डेविड अपने सीने पर हाथ रख लंबी सांस भरता है। या इज़ एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी अबाउट शैन, आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ हिम। तुम उसके साथ हो तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। ओके देन, वापस आकर बात करते हैं। उसे कहना एक बार कॉल कर ले, आई मिस हिम सो मच। ओके बाय कहकर डेविड फ़ोन कट करता है और अपना चेहरा हाथों में छुपा गर्दन नीचे कर बैठ जाता है। किटी को होश आया तो उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ। अचानक ही उसने अपने घर में हुआ सब याद आने लगा। अपने रूम में वो पढ़ाई कर रही थी कि तभी डोरबेल बजी। किटी की मॉम ने दरवाज़ा खोला तो सामने अनजान चेहरे नज़र आए। वो लोग सीधा घर में घुसे और किटी के कमरे का रुख कर लिया। जब किटी ने अनवर को देखा तो उसे गलत होने का अंदेशा होने लगा। वो अपने डिफेंस के लिए सामान उन लोगों पर फेंकने लगी, पर इसी सब में उसका पैर फिसला और वो बेड के कोने से खून निकलने लगा। अनवर ने बिना देरी के किटी को उठा लिया। वो पूरी तरह होश में थी। जब किटी की मॉम रोकने आई तो एक आदमी ने उन्हें गोलियों से भून दिया। दूसरा आदमी किटी के पापा को घसीटते हुए ले आया और उन्हें भी मार दिया। सब किटी की आंखों के सामने हो रहा था, पर वो रोने और चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। सदमा और चोट लगने के कारण वो वहीं बेहोश हो गई। अपने ऊपर किसी मर्द की मजबूत पकड़ देखकर वो बहुत डर गई और उस आदमी को अपने से दूर धकेलने लगी। क्यों खुद को और मुझे तकलीफ़ दे रही हो जान? देखो, तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की, फिर भी मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ ना। अब अच्छे से आराम करो, रात के लिए तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है, उसने गंदी हंसी के साथ कहा। किटी ने उसे धक्का दिया और बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। खूनी हो तुमने मेरे मम्मा पापा को मारा है, किटी ने रोते हुए कहा। चुप रहो, ऐसे रोने से तुम्हारी खूबसूरती खराब हो जाएगी। उनसे तुम प्यार करो और मुझसे नफ़रत में, ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ, इसलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया। अब तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दे पाओगी, सिर्फ मुझसे प्यार करोगी। चलो अब लेट जाओ यहाँ, मुझे तुम्हें प्यार करना है। अगर प्यार से नहीं मानी तो फिर मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और उसमें तुम्हें बहुत दर्द होगा। तो मेरी बात मान जाओ, सब प्यार से करूँगा, फिर रात को शादी करेंगे, ठीक है? वो इस वक्त किसी पागल से कम नहीं लग रहा था, जिसे देख किटी सहम गई थी। वो किटी की तरफ बढ़ने लगा तो वो पीछे जाने लगी। जाते हुए वो टेबल से टकरा गई। जैसे ही शेरक करीब आया, उसने पीछे से वास उठाकर उसके सर पर मार दिया। शेरा ने अपना सर पकड़ लिया। किटी भागने को हुई तो उसने गुस्से में किटी को पकड़कर थप्पड़ मार दिया। फिर ड्राइवर से एक इंजेक्शन निकालकर उसके गले में इंजेक्ट कर दिया। अब तुम्हारे जिस्म में ऐसी आग लगेगी कि तुम खुद तड़पते हुए मेरे पास आओगी, गिड़गिड़ाओगी मेरे साथ सोने के लिए, कहकर वो बेड पर जा बैठा। दवाई ने असर करना शुरू कर दिया था और किटी ने अपने पैर ज़मीन पर मारना शुरू कर दिया था। सोनू को अब उसकी छुअन बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तभी उसे हंस और वंश की बातें याद आने लगी कि वो हमेशा उसके साथ हैं। उसने हिम्मत कर अपना सर किशोर पे सर पर मारा और पैर उसकी टांगों के बीच। किशोर दर्द से तड़प उठा, साथ ही उसकी आंखें नफरत और गुस्से से लाल हो गई। सोनू को जान से मारने का भूत उस पर सवार था, पर कबीरी की बात याद आई, इसलिए उसने खुद को काबू किया। इसी खूबसूरत जिस्म की अकड़ है ना तुझ में, और यही देख, वो दोनों तुम्हारे पीछे पागल है ना। अब ऐसे जख्म दूंगा तुझे कि उन्हें नफरत हो जाएगी तुझसे। किशोर की बात सुनकर सोनू की आंखों में आंसू भर आए। वो बस खुद को छुड़ाने की जिद्दजहद
कोशिश कर रही थी। किशोर ने एक चाकू निकाला और सोनू के कॉलर बोन पर गहरा कट लगा दिया। दर्द की वजह से सोनू लगभग बेहोश ही होने वाली थी। वो यहीं नहीं रुका, सोनू के हाथ पर जगह जगह उसने कट लगाए, यहाँ तक उसकी कमर और पीठ पर भी। जैसे ही वो चेहरे की तरफ बढ़ा, किसी ने जोरदार पंच उसे जड़ दिया। इतनी तड़प के बावजूद किटी खुद को संभाल रही थी। ये देख शेरा खुद उसके पास आया और उसकी शर्ट खींचकर फाड़ दी। वो सिर्फ शॉर्ट और इनर में मौजूद थी, जिसे देख शेरा की हवस बढ़ गई और वो किटी के होठों पर टूट पड़ा। लेकिन वो आगे कुछ कर पाता, किसी ने उसकी गर्दन जकड़ ली। सोनू के कमरे में 2 लोग आए थे, जो जैक और अंश थे। जैक ने किशोर को पीटना शुरू कर दिया, वहीं अंश सोनू को संभालने लगा, जो ज़्यादा खून बहने के कारण बेहोश हो चुकी थी। उसकी सफ़ेद शर्ट पूरी लाल हो चुकी थी। अंश ने फ़ौरन उसे अपनी जैकेट से कवर कर लिया। वो टूट गया था अपनी छोटी सी गुड़िया को इस हाल में देखकर। उसने जल्दी से सोनू को आज़ाद किया और बाहर लेकर भागा। इन सबको डेविल के हेल भेज दो, जैक ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया। वहीं शेरा की गर्दन पकड़ने वाला और कोई नहीं, एक्सेल था। उसने शेरा के मुंह पर लगातार पंच मारे। तभी वहाँ बाकी के गार्ड्स आकर शेरा को ले गए। उसकी गलती के लिए उसे कोई आसान मौत तो बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। कावेरी को भी पकड़ लिया था। एक्सेल ने किटी को कवर करते हुए अपनी बाहों में छुपा लिया। किटी ने अपनी आंखें मजबूरन खोलते हुए देखा तो धीमी आवाज़ में कहा, हबी आप आ गए। हाँ कुक्कू, मैं आ गया। उसने मम्मी पापा को, चुप, मैं हूँ ना यहाँ। एक्सेल ने उसके सर को सहलाया तो किटी ने खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। एक्सेल ने उसे अपना कोट पहनाया और गाड़ी में जाकर बैठा, पर ड्रग्स का असर उस पर होने लगा था और उसे खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने एक्सेल की जैकेट निकाल कर फेंक दी तो एक्सेल ने फ़ौरन कार का पार्टीशन ऑन कर दिया। कुकू प्लीज़ थोड़ी देर खुद को संभालो, हम बस हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ करो ना, किटी ने रोते हुए कहा। वह एक्सेल की गोद में चढ़कर बैठ गई और उसके होठों पर किस करने लगी। एक्सेल ने उसे नहीं रोका। वो जानता था किटी होश में नहीं है और उसे कुछ देर संभालने के लिए यही करना पड़ेगा। किटी एक्सेल की शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने पर हाथ फेरने लगी और उसकी गर्दन पर किस करने लगी। साथ ही उसके हाथ पकड़कर उसे सीने पर दबा रही थी। एक्सेल बस उसकी पीठ सहलाते जा रहा था। किटी और आगे बढ़ती उससे पहले ही गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुक गई। एक्सेल ने अपना कोट लिया और उसे किटी पर डालकर बाजू अच्छे से आगे बांध दी ताकि वो उसे हटा ना पाए। पीछे की एंट्री से एक्सेल किटी को और अंश सोनू को लिए भागते हुए अंदर पहुंचे। जैक भी उनके पीछे ही आ गया था। स्ट्रेचर पर सोनू को रख अंश उसके साथ ही अंदर चला गया। उसे रोकने की हिम्मत तो वहाँ किसी में भी नहीं थी। डॉक्टर डरते हुए सोनू के इलाज में लग गई, क्योंकि सामने खुद डेविल था। वहाँ सभी फीमेल डॉक्टर और नर्स ही मौजूद थी। किटी को एंटीडोट देकर वंश के बाजू वाले वार्ड में ही सुला दिया था, जहाँ एक्सेल उसके पास मौजूद था। यहाँ ओटी के बाहर डेविड परेशानी में घूम रहा था, क्योंकि अब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? 3 घंटे हो गए हैं उसे अंदर, जैक ने पूछा। डॉक्टर ने कहा गोली हार्ट के बहुत पास लगी है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है। डेविड ने आंखों में आंसू लिए कहा। तभी नर्स डोर खोलकर बाहर आई। पेशेंट को और ब्लड की ज़रूरत है, हमारे ब्लड बैंक में उनका ग्रुप अवेलेबल नहीं है अब। कौन सा ग्रुप चाहिए? जैक ने पूछा। ओ पॉजिटिव, मेरा भी सेम ब्लड ग्रुप है, क्या मैं डोनेट कर सकता हूँ? जैक ने कहा। तो नर्स कहती है ओके चलिए मेरे साथ, कुछ टेस्ट करना होगा। जैक के कुछ टेस्ट कर उसे अंदर ले जाया गया, जहाँ से वो चैन को भी देख पा रहा था। जैक अपने मन में ही, कितने बदल गए हो इन 4 सालों में, तुम्हें देखने के लिए इतना इंतज़ार किया और जब सामने हो तो ऐसी हालत में, क्या कभी तुमने मुझे याद भी किया होगा? जल्दी से उठ जाओ, सब ठीक करेंगे साथ में।
धीरे धीरे वंश की आंखें खुली तो उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था। मशीनों की आवाज़ से इतना पता चला कि वो हॉस्पिटल में है। उसने अपनी आंखें ठीक से खोली तो वार्ड में वो अकेला ही था। सबसे पहले उसके दिमाग में सोनू का ख्याल आया और वो उठने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने पेट में बहुत दर्द महसूस होने लगा। तो नर्स भागते हुए अंदर आई। सर प्लीज़ लेटे रहिए, आपका जख्म गहरा है। मुझे प्रिंसेस के पास जाना है, वंश अपने ही धुन में बोलते हुए ड्रिप निकालने की कोशिश करने लगा। वो फिर से उठ खड़ा होता तभी किसी ने उसे वापस बिठाते हुए कहा, काम डाउन, शी इज़ हेयर। अंश की आवाज़ कानों में पड़ते ही वंश शांत होकर उसके गले लग गया। वो मुझसे नाराज़ है जो मिलने नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है, कहकर अंश ने नर्स को जाने का इशारा किया। पहले तुम खुद को संभालो तभी उसे संभाल पाओगे। वंश को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। सोनू को भी अब वंश के वार्ड में ही शिफ्ट कर दिया गया और उसकी हालत देखकर वंश रोने लगा। सब मेरी गलती है, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसे मुझ पर भरोसा था, मैं उसे बचा लूँगा, पर मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। अंश मुश्किल से उसे संभाल रहा था। वहीं दर्द उस पर भी गुजरा था जब उसने सोनू को देखा था, पर उस वक्त उसे ही खुद को संभालना पड़ा था। अंश ने वंश, जैक, एक्सेल और डेविड को ज़बरदस्ती खाना खिला दिया था। किटी को भी अब तक कोई होश नहीं था, इसलिए एक्सेल सबको बताकर उसके मम्मी पापा का अंतिम संस्कार करने चला गया, क्योंकि ज़्यादा देर बॉडी ऐसे ही नहीं रख सकते थे। सुबह सोनू की आंख खुली तो खुद को फिर से अनजान जगह देखकर वो डर गई। पूरा बदन दर्द से तड़प रहा था, पर किसी के जाने पहचाने एहसास से वो थोड़ी शांत हुई। वंश बिल्कुल उससे चिपक कर उसका हाथ पकड़े सोया था, इस बात का ध्यान रखकर कि उसे कोई चोट ना लगे। सोनू ने दूसरी तरफ देखा तो अंश कोट के पास चेयर पर उसका हाथ आराम से पकड़कर सोया था। अंश के चेहरे से थकान साफ झलक रही थी। सोनू अभी बेहोशी थी। उसका कोट वंश के बिल्कुल बगल में रखा था और वो उसके जख्मी हाथों को देख खुद को कोस रहा था, पर अभी तो उसने सिर्फ हाथों के जख्म देखे थे। शेन का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा और उसे भी शिफ्ट कर दिया गया था। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना था, इसलिए उसके पास नर्स के अलावा कोई नहीं जा सकता था। रात को सभी यहीं रुके थे, इसलिए पूरे फ्लोर पर टाइट सिक्योरिटी थी। ना कोई बाहर आ सकता था, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता था। सबको अपनी जान की फिक्र थी। एक गलती और उनका काम तमाम, इसलिए पूरा स्टाफ डरा हुआ था। सोनू का ध्यान अपने हाथों पर बंधी पट्टियों पर गया तो उसे सब याद आने लगा, साथ ही किशोर की बातें। अब ऐसे जख्म दूंगा तुझे कि उन्हें नफरत हो जाएगी तुझसे। याद आते ही वो फूट फूट कर रोने लगी, जिसकी आवाज़ से दोनों भाई जाग गए। अंश ने फौरन उठकर उसे चेक किया कि कहीं चोट तो नहीं लगी। वंश थोड़ी मुश्किल से उठकर बैठा और सोनू से पूछा, क्या हुआ प्रिंसेस, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाएं? सोनू ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। मुझे पता है तुम डर गई थी ना, मैं नहीं आया तो क्या तुम नाराज़ हो इसलिए रो रही हो? वंश ने फिर से कहा, पर सोनू ने फिर से अपनी गर्दन इनकार में लाई और वंश को ध्यान से देखने लगी। उसे हॉस्पिटल के कपड़ों में देख वो परेशानी से, आपको क्या हुआ वंश? कुछ नहीं हुआ मुझे। डेविल प्रिंसेस को भूख लगी होगी ना, तुम कुछ ऑर्डर करो। उसने बात बदल दी। अंश ने कहा, हाँ मैं अभी कुछ मंगाता हूँ। सोनू उठने लगी तो अंश ने उसकी मदद कर बिठा दिया और खुद सबको चेक करने बाहर चला गया। सोनू धीरे से वंश की तरफ खिसककर उसके कंधे पर सर रखकर बाजू कमर पर लपेट लेती है। सोनू ने कहा, आपसे कुछ पूछूं? वंश ने कहा, हाँ बोलो ना। सोनू ने कहा, मेरी बॉडी पर जख्म देखकर आप दोनों मुझसे नफरत करोगे क्या? उसके सवाल से वंश को बहुत गुस्सा आया, पर वो जानता था ये बात सोनू खुद से कभी नहीं कहेगी, ज़रूर उसके दिमाग में किसी ने डाली होगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी बॉडी से प्यार करते हैं? अगर ऐसा ही होता तो हम तुम्हें अपने साथ कभी नहीं रखते। ऐसे छोटे मोटे जख्म हमारा तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं कर सकते। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, वरना तुम्हें बहुत सारी किस्तियाँ करूँगा। आखिरी बात उसने सोनू का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मजाक में कही थी, और हुआ भी यही। वो वन से अलग होकर उसके कंधे पर मारने लगी। तभी दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया। अनजान आदमी को देख
तो सोनू थोड़ी सहम गई थी, पर वंश उसे देख थोड़ी नाराज़गी से, हमें तो लगा था इन 4 सालों में तुम हमें बिल्कुल भूल गए हो। जैक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो हर मीटिंग में मौजूद होता था। पर जनाब का ध्यान ऑफिस से ज़्यादा कहीं और। वो आगे बोलता उससे पहले ही वंश उसका मुंह बंद कर देता है और ज़बरदस्ती गले मिलते हुए, हाँ भाई, तुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कैसे हो तुम? फिर धीरे से कान में, प्लीज़ भाई प्रिंसेस के सामने कुछ मत बोलना। जैक ने कहा, हाँ हाँ समझ गया। हेलो भाभी जी, मेरा नाम जैक है और मैं इन दोनों का बचपन का दोस्त हूँ। सोनू ने कहा, मेरा नाम सोनू है, आपसे मिलकर खुशी हुई। अंश ने कहा, अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए, बैठो सब साथ में नाश्ता करते हैं। किट्टी की आंखें खुली तो खुद को फिर से किसी की बाहों में पाकर सहम गई। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी एक्सेल की आंखें खुली। कुकू डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पास, देखो मेरी तरफ। अब जाकर किट्टी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अभी कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने मम्मा पापा को मारा कहते हुए उसकी सांसें बढ़ने लगी थी। एक्सेल ने उसे बाहों में भरकर कंसोल करने की कोशिश की। उसने जो भी किया उसकी सज़ा उसे मिलकर रहेगी, तुम शांत हो जाओ, अभी आराम की ज़रूरत है तुम्हें। किट्टी का कोई जवाब ना मिलने पर उसने देखा वो बेहोश हो चुकी थी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।